पहले भाग में आपने सुना कि कैसे नीलांबरी का सपना उसे उस छोड़ी हुई तांत्रिक जगह तक ले गया जहां एक साया अब भी भटक रहा है। आज की कड़ी में नीलांबरी और अर्पित उस सीवर में उतरते हैं जहां सब शुरू हुआ था। अंधेरा, पानी और दीवारों पर अजीब निशान, और फिर वो आवाज जिसने दोनों को रोक दिया। स्वागत है रात फ्लिक्स के दूसरे भाग में। नीलांबरी और रामू अंधेरे में चुपचाप वापस आ रहे थे। दूसरी ओर अर्पित लगातार उन्हें कॉल कर रहा था, लेकिन वॉकी टॉकी बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे वो बेचैन था। तभी दोनों अंदर पहुंचे। इसी बीच स्टेशन मास्टर शरद को किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ा। अर्पित ने घबराहट में नीलांबरी से पूछा कि वो इतनी देर कहां थी और क्यों उसका कॉल व्यस्त आ रहा था। रामू ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बताया कि उसने ही मैडम को वॉकी टॉकी बंद करने को कहा था। अर्पित ने वजह पूछी। रामू ने घबराकर चारों ओर देखा और धीमी आवाज में अर्पित से अनुरोध किया कि वो स्टेशन मास्टर को ये बात न बताए। रामू ने बताया कि कुछ साल पहले इसी गांव की कुछ औरतें पैसे के लालच में तंत्र मंत्र किया करती थीं। उनका ठिकाना रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ एक टूटी हुई सीवर ड्रेन पाइप के पास था। वे रात में वहां जाती थीं और सुबह लौटती थीं। एक बार गांव के एक किशोर ने उन्हें ये सब करते देख लिया। अगले ही दिन वो किशोर लापता हो गया। कहा जाता है कि उसने उन औरतों की सारी साधना और मंत्र देख लिए थे और वापस आकर उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को उनके बारे में बता दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मुखिया की पत्नी भी उन औरतों में शामिल थी। इस घटना के बाद उन औरतों को गांव से निकाल दिया गया। चूंकि मुखिया की पत्नी इसमें शामिल थी, इसलिए किसी को मारा नहीं गया, सिर्फ सबको वहां से भगा दिया गया। रामू ने आगे बताया कि एक रात मुखिया को हमारे एक लाइनमैन ने पटरियों पर किसी का पीछा करते देखा था और अगली सुबह उसी मुखिया की लाश मिली। गांव के लोग अब भी वहां जाने से कतराते हैं और बच्चों को भी मना किया गया है। हाँ, बीच बीच में झाड़ियों में सरसराहट की आवाजें जरूर आती रहती हैं। मुखिया ट्रेन से कटकर मरा था, लेकिन लोगों का कहना था कि उसे उससे पहले किसी और ने मारा था, क्योंकि उसके शरीर से कलेजा गायब था। पुलिस भी आई थी, पर अब बहुत समय बीत चुका है। कभी कभार कोई जानवर वहां मारा जाता है, पर लंबे समय से किसी इंसान के मरने की खबर नहीं आई है। रामू ने फिर से विनती की कि वे ये सब स्टेशन मास्टर को न बताएं, वरना उसे डांट पड़ेगी। अर्पित ने उसे आश्वासन दिया कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर उसने रामू से फाइलें गाड़ी में रखवाने को कहा और वे वहां से चले गए। सुनसान हाईवे पर जाते हुए नीलांबरी ने कहा कि यह सब अजीब है। अर्पित ने पूछा क्या? नीलांबरी ने बताया कि इस शहर में आने से पहले ट्रेन में जब वो टहलते हुए आगे गई थी तो वो ठीक उसी जगह पहुंची थी। उसने सपने में भी उसी जगह को देखा था। उस रात ट्रेन ब्रेक हुई थी। वो बाहर उतरी और टहलते हुए उस जगह पहुंच गई जहां उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी थी। अब उसी जगह पर दोबारा आना, ये सब थोड़ा अजीब है। अर्पित ने कहा कि उसका उस जगह पर होना, फिर सपने में उसी जगह को देखना और फिर अगले ही दिन वहां वापस आना, ये सब कोई ना कोई संकेत दे रहा है। उसे लग रहा था कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, पर वो क्या है? दोनों ने सोचा कि शायद स्टेशन मास्टर उन्हें उस जगह के बारे में कुछ और बता सकता है। नीलांबरी ने रामू की बात याद दिलाई कि उसने उन्हें किसी को न बताने को कहा था, लेकिन उसे लगा कि एक बार पूछना जरूरी है। अर्पित ने कहा कि वो कल उसे फोन कर लेगा, अभी जाना सही नहीं है। नीलांबरी ने कहा कि फोन नहीं, उन्हें जाकर मिलना चाहिए, लेकिन वो सपने के बारे में नहीं बताएगी। अर्पित मान गया। फिर हाईवे से होते हुए घाटी और पहाड़ पार करके वे अपनी जगह वापस पहुंच गए। अर्पित ने नीलांबरी को घर छोड़ा और खुद भी अपने घर चला गया। अगली सुबह नीलांबरी उठी और अर्पित को फोन करके बताया कि उसे दोबारा वही भयानक सपना आया है। ये सुनकर अर्पित तुरंत उसके पास आया। अर्पित ने बताया कि मौसम विभाग से खबर आई है कि आज भारी बारिश हो सकती है, इसलिए उसने पूछा कि क्या हमें अभी जाना चाहिए, क्योंकि समय हो गया है। नीलांबरी ने पूछा इतनी जल्दी? अर्पित ने कहा हाँ, वैसे भी रास्ता लंबा है और हम सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ और भी पता करना है और ये भी देखना है कि हम तूफान में न फंस जाएं। नीलांबरी ने पूछा कि क्या किसी और दिन नहीं जा सकते? अर्पित ने चारों ओर देखकर कहा कि पता नहीं बाद में छुट्टी मिले या न मिले। दोनों ने वहीं जाने का फैसला किया।
नाश्ते और लंच के बाद वे दोपहर में उस जगह पर पहुंच गए। अर्पित ने पूछा कि क्या वे उसी जगह चलें जहां पिछली बार गई थी, शायद कुछ पता चल जाए। नीलांबरी मान गई और साथ ही मौसम का ध्यान रखने को कहा। अर्पित ने कहा कि शाम को तूफान आने वाला है, इसलिए अभी जल्दी देखते हैं। तभी उन्होंने देखा कि शरद उनकी तरफ आ रहा है। शरद ने उन्हें देखकर हैरान होते हुए पूछा, सर, मैडम, आप लोग यहाँ कब आए और क्या कर रहे हैं? अर्पित ने नीलांबरी को देखा और फिर शरद को सब कुछ बता दिया। शरद ने नीलांबरी से पूछा कि उसे ये सपना कब से आ रहा है। नीलांबरी ने कहा, जब से वो इस शहर में आई है। शरद ने हैरानी से कहा कि ऐसे ही किसी को ये सपना नहीं आ सकता, और पूछा कि क्या वो पहले कभी यहाँ आई थी। नीलांबरी ने बताया कि नहीं, पहले तो कभी नहीं, पर उस रात जब उसकी ट्रेन ब्रेक हुई थी तब टहलते हुए वो यहाँ आई थी और उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ था। शरद और रामू एक दूसरे को देखते हैं। तभी हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और हवा तेजी से चलने लगती है। शरद ने कहा, आप लोग मेरे साथ आइए, जल्दी करिए, लेट मत होइए। सभी सेंट्रल स्टेशन की तरफ भागते हैं और एक कमरे में जाकर चारों जमा हो जाते हैं। रामू गेट लॉक कर देता है। अर्पित ने पूछा, अरे हुआ क्या, बताओगे भी? शरद ने कहा, सर, सबसे पहले तो नीलांबरी मैडम को रात में उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था, और दूसरा, उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। रिचुअल के मुताबिक वो 3 दिन के अंदर विक्टिम को मार देता है। आज समय को मिलाकर आपका तीसरा दिन है। आज आपका आखिरी दिन है। वो आपको मार देगा। आप लोगों को यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। दूर कहीं जाओ, लेट मत करो, बस भाग जाओ। ये सब सुनकर नीलांबरी हक्की बक्की रह गई। अर्पित ने पूछा, अरे कौन मार देगा और ये है क्या चीज? तभी बाहर बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। रामू ने पूछा, सर, आपकी गाड़ी कहाँ है? अर्पित ने हताश होकर कहा कि वो तो किनारे पर लगाकर आया था। वो सर पकड़कर बैठ गया। नीलांबरी ने पूछा, मुझे बताइए कि क्या करूं मैं और कौन मुझे मारेगा? शरद ने बताया कि रामू ने जिस किशोर की बात बताई थी, जिसे उन औरतों ने मारा था, असल में वो मरा नहीं है। कुछ लोगों ने उसे उस पटरी के पास रात में देखा था। बताया जाता है कि उन औरतों ने उसे किडनैप करके उसी सीवर में ले गईं और बारी बारी से उसका खून पीने लगी थीं। वो तड़पता रहा, उसकी चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं, पर उसकी मदद को कोई नहीं आया। अब वो पता नहीं जानवर जैसा बन चुका है, और उन औरतों का श्राप है उस पटरी पर कि जो कोई भी वहां जाता है उसे वे लोग 3 दिन में मार देते हैं, उसी जानवर या इंसान से जो भी उन लोगों ने बनाया है। उसके मकड़ी जैसे हाथ और पैर हैं, सिर इंसानों जैसा है, और वो भागते हुए अपने शिकार को मार देता है। वो उन्हीं का पालतू है। अब सब लोग चुपचाप बारिश कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं थम रही थी और हवा भी भयानक तरीके से चल रही थी। बिजली भी रह रहकर बहुत जोर से कड़कने लगी थी। शरद ने कहा कि लंबे समय से यहाँ कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जानवर ही मारे जाते थे, लेकिन वो कसम। अर्पित ने पूछा, कसम? कैसा कसम? शरद ने बताया कि गांव के लोगों का कहना है कि अभी वहां कोई जाता है या उन लोगों को किसी इंसान के होने का पता चलता है, चूंकि मैडम अब वहां जा चुकी हैं, तो वे या तो इसे मारेंगे या फिर गांव वालों को। कुछ भी कर लो, किसी एक की मौत तो तय है। चारों एक कमरे में बैठे हुए थे और कुछ घटित होने की उम्मीद में थे। नीलांबरी अपने घर जाना चाहती थी और इन सब चीजों से दूर भागना चाहती थी। वो डरी हुई थी। अर्पित ने कहा, नीलांबरी, एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ। हम लोग मेरी कार लेकर यहाँ से काफी दूर भाग जाते हैं, जहां वो हमें ढूंढ ना पाए। शरद ने कहा, कोई फायदा नहीं सर। वो एक बार जब किसी को देख लेता है तो उसे मार कर ही छोड़ता है। बस इतना कर सकते हो कि 7 समंदर दूर चले जाओ तो कुछ उम्मीद है बचने की, वरना आज तक कोई उससे बचा नहीं है। वो हमारे इस गांव पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन मैडम, आप अपनी जान बचाओ। नीलांबरी गुस्से में बोली, चलो अर्पित, मुझसे ये बकवास बर्दाश्त नहीं होगी। मैं जा रही हूँ। अगर मुझे मरना है तो मर ही जाऊंगी। इतना कहकर वो गुस्से में भाग जाती है। अर्पित ने गुस्से से शरद की तरफ देखा और चिल्लाया कि महान हो आप लोग। चली गई ना वो, मदद ही हमारी कर देते, नाराज करने की जरूरत क्या थी? वो भी चिल्लाते हुए नीलांबरी के पीछे भागा। तेज बरसात में नीलांबरी अकेले पटरियों की तरफ भागी। अर्पित उसे काफी खोजता है, पर वो नहीं मिलती। नीलांबरी चलते चलते उसी सीवर के किनारे पहुंचती है। वहां देखती है कि सीवर पर कुछ पिघली हुई मोमबत्तियां हैं और एक बकरी के सिर का कंकाल लटका हुआ है। वो सीढ़ियों से उतरकर सीवर के अंदर घुस जाती है। ठीक भागते हुए अर्पित भी वहीं सीवर के पास पहुंचता है।
वो भी सीवर के अंदर घुसता है। कंट्रोल रूम में रामू ने शरद से कहा, सर देखिए, मैडम को तो कुछ पता नहीं था और अभी उनकी जान पर बनी है सर। सर भी उनके साथ गए हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं। मैं गांव से कुछ आदमियों को बुला लाता हूँ, जो होगा साथ मिलकर देख लेंगे। और रामू वहां से गांव भाग जाता है। शरद कमरे में सर पकड़कर बैठा रहता है। इधर नीलांबरी थोड़ा अंदर पहुंचती है और देखती है कि ये जगह एक खंडहर जैसी है। यहाँ दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, बिल्कुल अजीब अजीब से। छत टूटी हुई थी और बूंद बूंद कर पानी गिर रहा था और रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। ऐसे में वो अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेती है और इधर उधर देखती है। तभी थोड़ी दूर सामने वाले सीवर में अंधेरे में कोई खड़ा होकर नीलांबरी को देखता रहता है। उसका ध्यान उस ओर जाता है और जैसे ही वो उसके पीछे जाती है, वो साया अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी किसी के हंसने की हल्की सी आवाज गूंजती है। नीलांबरी थोड़ा घबरा जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो मुड़ती है, एक साया तेजी से आता है और उसके शरीर में घुस जाता है और नीलांबरी चीखते हुए बेहोश हो जाती है। कोई परछाई अंधेरे में उसे घसीट कर ले जाती है। नीलांबरी के चीखने की आवाज अर्पित को भी सुनाई देती है। वो तुरंत उस आवाज की ओर भागता है, अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन करते हुए तेजी से दौड़ता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जहां वो पहुंचने वाला था, वो पहला सीवर का अंत था। यहाँ लगभग 5 फीट नीचे एक मेन चेंबर था, जहां 4 सीवर के मुंह मिलते थे, जहां नीलांबरी को उस साये ने गायब किया था। खैर, अंधेरे में दौड़ते हुए अर्पित को पता ही नहीं चला कि वो सीवर के अंतिम छोर पर भाग रहा है और धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर हिम्मत करके उठता है, अपना मोबाइल उठाता है और देखता है कि यही वो जगह थी जहां दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, राक्षसों के, और अजीब सी आकृतियां थीं। जमीन पर हल्का हल्का खून गिरा हुआ था और मोमबत्तियां पड़ी थीं जो जलकर खत्म हो चुकी थीं। वो नीचे पानी में देखता है। उसे पानी में कुछ दिखता है, जैसे कोई औरत हवा में तैर रही हो। वो अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाता है तो देखता है कि नीलांबरी हवा में तैर रही है। उसके मुंह से खून गिर रहा है। वो शैतानी हंसी हंस रही है और उसकी आंखें पूरी काली हैं। वो अर्पित को देखकर जोर से पतली आवाज में कुछ चिल्लाती है, एक अजीब सी भाषा में, और नीचे गिर जाती है। अर्पित उसे उठाता है और कहता है, नीलांबरी उठो, नीलांबरी, नीलांबरी मित्तल, उठो उठो, यहां से भागना है हमें। लेकिन नीलांबरी बेहोशी रहती है। तभी सामने वाले सीवर के अंदर दूर में किसी जानवर जैसी चीज के गुर्राने की आवाज आती है। अर्पित सहम जाता है। वो देखता है कि अंधेरे में कोई चीज भागते हुए उनकी तरफ आ रही है। अर्पित नीलांबरी को उठाता है और वापस मेन वाले सीवर की तरफ भागता है। इधर शरद, रामू और गांव वाले उन्हें खोजते हुए सीवर की तरफ आ जाते हैं और बाहर ही खड़े रहते हैं। रामू ने पूछा, सर अंदर चलें क्या? शरद ने कहा, चलो चलो। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, तभी देखते हैं कि अर्पित नीलांबरी को लेकर बाहर आ रहा है। रामू और शरद उन्हें बाहर निकालते हैं। अर्पित और शरद नीलांबरी को कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। अर्पित ने कहा, नीलांबरी, नीलांबरी, होश में आओ नीलांबरी। लेकिन नीलांबरी बेहोश ही रहती है। अर्पित और शरद चुपचाप बैठे रहते हैं। इधर गांव वाले सीवर में आग लगा देते हैं और सब कुछ तोड़ देते हैं। कंट्रोल रूम में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। शाम हो चुकी थी और अंधेरा घेर आया था। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ अर्पित, शरद और गांव के कुछ लोग ही वहां थे, जिनमें गांव के नए मुखिया, जो पुराने मुखिया के भाई थे, शामिल थे। अर्पित ने सीवर के अंदर घटी पूरी घटना के बारे में बताया। मुखिया ने अपनी बात शुरू की, ये जिक्र करते हुए कि ये गांव में पहला ऐसा केस है और वो अपने भाई की कीमत कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी भाभी एक डायन थी, लेकिन गांव की कुछ औरतों ने उन्हें ऐसा बनाया था। मुखिया ने बताया कि वो देर रात कभी कभार अपनी भाभी को घर से निकलते देखते थे और उन्हें शक होता था, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार उन्होंने अपनी भाभी को बड़बड़ाते सुना, जब वो कमरे में किसी से बात कर रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। वो बार बार कह रही थी कि वो अपने प्यार को कैसे मार दे, क्योंकि उनके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। कुछ दिनों बाद सबको पता चला कि उन्होंने भी डायन विद्या शुरू कर दी है और अंततः उन्हें मार दिया गया। मुखिया ने निष्कर्ष निकाला कि अब उस डायन को बस एक माध्यम चाहिए था और इस लड़की के जरिए वो यहाँ आई है। अर्पित ने हैरानी से पूछा कि इस सब में नीलांबरी का क्या कनेक्शन है। मुखिया ने समझाया कि लड़की का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह वो उस रात पटरी पर थी, फिर काम के दौरान वहां आई और फिर आज फिर वहां, ये सब बताता है कि ये एक जाल था।
रामू के मुताबिक 3 दिन में उसकी मौत हो जाएगी का मतलब 3 जिंदगियां थीं। उन्होंने बताया कि उन डायन की एक जिंदगी खुद उनकी थी, दूसरी जिंदगी उनके पेट में पल रहा बच्चा था। मुखिया सकपका कर चुप हो गए। शरद ने पूछा, और मुखिया जी तीसरी जिंदगी किसकी? मुखिया ने बताया, शैतान की। वो जो बच्चा पैदा होने वाला था वो इस दुनिया में तबाही लाने वाला था। मैंने उन्हें यही कहते सुना था। उन्होंने कहा कि अब बेटी को खुद उस शैतान से लड़ना होगा, तभी वे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो शैतान एक बार इस दुनिया में आ गया तो भारी तबाही होगी। सभी चिंतित थे और नीलांबरी बेहोश पड़ी थी। इधर नीलांबरी खुद को एक अजीब सी जगह पा रही थी। सब कुछ धुंधला था और हवा में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। वो बस वहां से बाहर निकलना चाहती थी। इस वक्त वो उसी रेल की पटरी पर थी जहां वो पहली रात को गई थी। इस बार भी वो हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए आगे जा रही थी। चांदनी रात थी, हल्की ठंड और कोहरा छाया हुआ था। वो चलते चलते ट्रेन से बहुत दूर उसी जगह आ गई। अचानक गाना बंद हो गया और हेडफोन खराब हो गया। उसने हेडफोन निकाला और पीछे पलट कर देखा तो ट्रेन काफी पीछे थी। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई। नीलांबरी सहम गई। उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई और फिर एक औरत की आवाज गूंजी। वो औरत कह रही थी कि मत रो बेटा, मत रो, देखो शिकार वहां खड़ा है, हम उसका मांस खाएंगे, उसे उसकी आखिरी सांस तक नोचेंगे, वो तड़पेगी पर तुम रुकना मत, अपना पेट भर लेना। और फिर भयानक हंसी गूंजी। नीलांबरी घबरा गई। वो भागने ही वाली थी, तभी उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और ट्रेन नजदीक आ रही थी। वो किसी भी तरह इस ट्रेन में चढ़कर भाग जाना चाहती थी। तभी उसने देखा कि सामने से कोई 4 पैरों से भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इस बार वो कोई जानवर नहीं था। वहां एक छोटा सा बच्चा था जो 4 पैरों से उसकी तरफ भाग रहा था। उसके पीछे 5 औरतें थीं, जिनके बीच में मुखिया की पत्नी थी और अगल बगल डायने थीं। नीलांबरी भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी उसके बगल में पटरियों से थोड़ी दूर उसे मुखिया और एक लड़का दिखाई दिए जो उसे देख रहे थे। वो उसे आवाज दे रहे थे, भाग जा बेटी, यहाँ से निकल जा, इनके चंगुल में ना आना, वरना तू कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगी, भाग जा, भाग जा। और वे दोनों गायब हो गए। ट्रेन तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी और नीलांबरी ट्रैक के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। जैसे ही वो पलटकर भागने वाली होती है, वो बच्चा उस पर कूदता है और नीलांबरी ट्रैक पर गिर जाती है। वो बच्चा उसे काटता है और नीलांबरी दर्द से छटपटाती है। उसी वक्त ट्रेन उन्हें कुचलकर निकल जाती है। सब कुछ धुंधला हो जाता है और काला पड़ जाता है। सिर्फ कुछ औरतों की हंसी की आवाज आती है जो धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो जाती है। इधर कंट्रोल रूम में टेबल पर पड़ी नीलांबरी अचानक एक झटके से उठती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो दर्द से छटपटाती है। अर्पित, मुखिया और रामू तीनों उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। नीलांबरी के पेट में कुछ अजीब होता है। उसका पेट हल्का सा फूल जाता है और किसी पारदर्शी गुब्बारे जैसा दिखता है। अंदर कुछ शैतान जैसा होता है जो किसी तरह बाहर निकलना चाहता है। नीलांबरी दर्द से तड़प रही थी। मुखिया और बाकी लोग घबरा जाते हैं। लाइट भी गुल होने लगती है और फिर वापस आती है। बारिश रुक चुकी होती है और सिर्फ बिजली ही कड़क रही होती है। अचानक नीलांबरी हाथ पांव मारकर सबको दूर धकेल देती है और टेबल पर बैठ जाती है। बाल खुले हुए वो झुकते हुए शैतानी हंसी हंसती है। अर्पित पूछता है, कौन हो तुम? वो हंसती है और पतली कर्कश आवाज में कहती है कि इस बच्चे को दुनिया में लाना है, तबाही होगी इससे। तभी वो अकड़ जाती है और हवा में 2 फीट ऊपर तैरने लगती है। इस बीच नीलांबरी बेहोशी की हालत में उसी सीवर के अंदर थी जहां मोमबत्तियां जल रही थी। जमीन पर एक कटोरे में खून पड़ा था और आसपास कुछ काली परछाइयां उसे घेर कर खड़ी थी। अर्पित चीखता है, नीलांबरी, उसे खुद पर कंट्रोल मत लेने दो। नीलांबरी, मैं हूं अर्पित, होश में आओ नीलांबरी। नीलांबरी मत तल, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, होश में आओ, किसी को खुद पर हावी मत होने दो। और हवा में गूंजती ये आवाजें नीलांबरी को सुनाई देती हैं। पास ही एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर खड़ा होता है। एक काली परछाई उससे कहती है, पी लो इसे। और उसके कानों में अर्पित की आवाजें आती हैं। वो तुरंत बच्चे को धकेल देती है और लात मारकर उस खून के कटोरे को गिरा देती है। एक परछाई चीखती है, नहीं, मार दो इसे। नीलांबरी वहां से भागती है। पीछे देखती है कि वही मकड़ी जैसा जानवर उसका पीछा कर रहा है। वो भागते भागते रेल की पटरी पर पहुंचती है। तभी रेल वहां से गुजरती है। वो भागते हुए पटरी के ठीक बीचों बीच खड़ी हो जाती है। वो जानवर छलांग मारकर हवा में उड़ता है और जैसे ही नीलांबरी पर झपटने वाला होता है, नीलांबरी ट्रैक से हट जाती है और ट्रेन से कटकर वो जानवर मारा जाता है।
इधर कंट्रोल रूम में नीलांबरी को होश आता है। मुखिया उसके पास आते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम कैसी हो, अब ठीक तो हो? तुमने उस डायन को हरा दिया, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? नीलांबरी धीरे से कहती है, नीलांबरी, नीलांबरी मित्तल। सभी नीलांबरी को घेर लेते हैं। सब खुश होते हैं कि नीलांबरी ने वो श्राप तोड़ दिया था। तूफान भी रुक चुका होता है और बारिश भी थम चुकी होती है। अब हवा में डर का कोई माहौल नहीं था। लेकिन सीवर में एक धीमी आवाज गूंजती है, मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं, सीवर में कभी नहीं। नीलांबरी बच गई, लेकिन अंधेरा अब भी जिंदा है। सीवर की आखिरी आवाज ने साफ कहा है कि कहानी खत्म नहीं हुई। मिलते हैं रात फ्लिक्स की अगली कहानी में।